Hello students, in the previous video we discussed about matter, then its physical characteristics of particles of matter. तो matter क्या था, उसकी definition क्या थी? Anything which occupies space and have mass. Then उसके बाद में उसका physical उसके particles कैसे हैं? Matter are made up of very tiny particles. देन उसके बाद उसका फिज़िकल नेचर हमने पढ़ा था, तो उसके फिज़िकल नेचर में क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. देन उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. एंड देन उसके बाद में क्या पढ़ा था? दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. सो अभी हमारा नेक्स्ट जो है 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. The states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. तो अभी हमारे पास में हम मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर के टोटल कितने स्टेट्स है? 3. देखिए 9th स्टैंडर्ड में आपको इन 3 स्टेट्स के बारे में ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट मैटर के 2 और स्टेट्स भी है, टोटल 5 स्टेट्स है. जो 4th स्टेट है मैटर का वो है प्लाज्मा. एंड देन उसके बाद में जो 5th स्टेट है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके, सो मैटर के टोटल 5 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. आपको यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में बस ये 3 ही स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अभी लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड. तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट करने के लिए बोली है, पेन, बुक, नीडल एंड थ्रेड. तो अभी उसके बाद बोला है स्केच द शेप ऑफ द अबाव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम. अभी इसका शेप आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है अपने नोटबुक में. ओके, डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. तो पूछा है आपको कि क्या उस इन सबका क्या डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है. व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप. अभी आर दिस एबल टू डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर. क्या ये लोग एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं. ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस देम. तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं. ऑल द अबाउ आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, that is have negligible compressibility. Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो सॉलिड जो है उनका शेप चेंज करना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? रिजिड. अभी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा हमने? दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. हम उसको प्रेस नहीं कर सकते और उनका जो शेप है वो चेंज करना भी मुश्किल है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? रिजिड कहा जाता है. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, this take the shape of jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? तो आपको यहाँ पे ये तीनों के बारे में पूछा है. एक है रबर बैंड. तो बोला है कि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है. तो क्या वो सॉलिड है? जैसे कि हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि उनका जो शेप है वो हम उसका जो शेप है वो हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, दे हैव डेफिनेट शेप. तो अभी ये जो रबर बैंड है उसको जैसे ही हम स्ट्रेच करते हैं वो तो अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर भी क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अभी शुगर एंड सॉल्ट इसको जब हम जिस भी जार में डाल देते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं, तो क्या ये भी सॉलिड है? अभी बोला है स्पॉन्ज. तो उसको हम जब कंप्रेस करते हैं तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. ओके, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, तो क्या ये फिर भी सॉलिड है? ऑल द अबाउ आर सॉलिड. तो यहाँ पे आपको इसके आंसर गिवन है कि इसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट एंड स्पॉन्ज को. और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन दिस सेम शेप व्हेन
द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ़ द एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो जो रबर बैंड है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो अपना जो शेप है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। और जब उसका जो फोर्स हम एक्सटर्नल जो फोर्स है वो ज़्यादा देते हैं तब वो ब्रेक भी हो जाता है। देन द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स। तो शुगर एंड सॉल्ट की जो क्रिस्टल है उसका शेप क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसको अगर हम हाथ में ले, प्लेट में ले या फिर जार में ले तो इसीलिए उसको भी हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। देन उसके बाद में जो स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट हॉल इन विच एयर इज ट्रैप्ड। तो स्पॉन्ज में जो हॉल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एयर होती है। व्हेन वी कंप्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसमें स्पॉन्ज में से जो एयर है वो बाहर निकल के आती है, ओके, और हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। देन अभी नेक्स्ट है द लिक्विड स्टेट। सो कलेक्ट द फॉलोइंग: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink container or of different shapes. Put a 50 ml mark on this containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into a different containers by one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो अभी आपको यहाँ पे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक को लेने के लिए बोला है और उसको डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लेके देन उसके बाद में 50 ml का मार्क लगा के उसमें ये जो लिक्विड्स आपको गिवन है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, उसको भरने के लिए बोला है, ओके। और अभी आपको बोला है कि जब हम इसको, जब ये लिक्विड्स है, जैसे कि अगर ज़मीन पे पानी पड़ा है, ओके, तो क्या वो स्प्लिट हो जाता है ना, पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है ज़मीन पे? क्या उसका कोई बाउंड्री है क्या उसका कोई शेप होता है, बाउंड्री होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है क्या? नहीं होती, ओके, दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। देन डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? जब आप उसको एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि लिक्विड वाटर जो है उसको हमने ग्लास में ले लिया और फिर उसको हमने बाउल में ले लिया, तो क्या उसका जो शेप है क्या वो सेम रहता है? नहीं रहता, ओके। जब उसको हमने ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेता है और जब हमने उसको बाउल में डाला तो फिर वो बाउल का शेप ले लेते हैं, ओके। तो लिक्विड्स उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ओके, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑल्सो। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो लिक्विड को जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तब वो फ्लो करते हैं, ओके, ईजीली फ्लो कर सकते हैं। सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। they take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. तो जो लिक्विड है वो क्या कर रहे हैं, जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं उसका शेप ले लेते हैं, ओके। देन उनका कोई शेप नहीं है। रिजिड किसको कहा जाता था? जो अपना जो शेप है पूरा पूरा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ओके, टेंडेंसी टू मेंटेन दैट शेप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। पर इसका तो जो शेप है ये क्या कर रहे हैं, अपना जो शेप है वो चेंज कर रहे हैं, ओके। इनका तो कोई फिक्स शेप ही नहीं है तो उसको हम रिजिड नहीं कह सकते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we show that solids and liquids can diffuse into the liquids. तो solids and liquids दोनों liquids में diffuse होते हैं। diffusion हमने पढ़ा था, diffusion क्या था? तो different kinds of matter के जो particles थे वो एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, mix हो रहे हैं, okay, intermixing of different kind of matter, particles of matter. सो अभी द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो एटमोसफियर में जो गैस है वो भी क्या कर रहे हैं, वाटर में डिफ्यूज हो रहे हैं। दिस गैस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। तो वाटर जो है लिक्विड है उसके अंदर गैस भी क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, ओके। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। The aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. तो water के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ है इसीलिए जो aquatic animal है वो breathe कर सकते हैं, okay? Thus we may conclude that the solids, liquids and gas can diffuse into liquids.
The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. This is due to the fact that that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid. तो जो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स में सॉलिड के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में ईजीली मूव कर सकते हैं. ओके, सॉलिड के कंपेयर में दे हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम. ओके, देन नेक्स्ट हमारा थर्ड जो स्टेट है 1.3.3 द गैसियस स्टेट. Have you ever observed a balloon seller filling the large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. So यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी 1.11 गिवन है. Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4. तो यहाँ पे फिगर 1.4 में ये जो सिरिंज है वो गिवन आपको दिखाया गया है. देन यहाँ पे क्या किया है, उसका जो नोज़ल है उसको यहाँ पे किससे हमने बंद कर दिया है, रबर कॉर्क से बंद कर दिया है. ओके, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस. तो ये जो पिस्टन है उसको यहाँ से निकालने के लिए बोला है. Leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. तो यहाँ पे एक तीन पिस्टन जो तीन सीरीज लेने के लिए बोली है ना, तीनों में क्या कहा है, ये पिस्टन को निकाल दो, एक पिस्टन में कुछ भी मत डालो. देन एक जो सीरीज है उसमें कुछ भी मत डालो. देन सेकंड जो सीरीज है उसमें क्या डालने के लिए, वाटर डालने के लिए बोला है. एंड देन थर्ड जो सीरीज है उसमें चॉक डालने के लिए बोला है. एंड देन अभी क्या बोला है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सीरीज. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for the smooth movement. और अभी इसके बाद में ये जो पिस्टन है उसको फिर से उसमें डाल दो और आप उसकी जो मूवमेंट है, पिस्टन की मूवमेंट फ्रीली हो सके, इसके लिए आप उसके ऊपर वैसलिन भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. अभी उसको क्या करो, ये जो पिस्टन है उसको प्रेस करो. ओके, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, in which case was the piston easily pushed in, what do you infer from your observation. तो यहाँ पे तीन सिरिंज आपको लेने के लिए बोला था. वन सिरिंज में क्या था, फर्स्ट सिरिंज में हमने कुछ भी नहीं डाला था, मतलब कि एयर था. ओके, देन उसके बाद में जो सेकेंड सिरिंज थी उसमें हमने क्या लिया था, वाटर लिया था. एंड देन थर्ड जो सिरिंज थी उसमें चॉक लिया था. तो आपको क्या लगता है किस सिरिंज को जल्दी से हम प्रेस कर सकते हैं, कौन सी सिरिंज जल्दी से कंप्रेस हो जाएगी, फर्स्ट सिरिंज जिसमें एयर, मतलब कि कुछ नहीं था, गैस था. ओके, एयर थी, तो वो जल्दी से कंप्रेस हो जाती है. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. जो हमने सेकेंड एंड थर्ड जो सिरिंज था उसमें वाटर एंड उसके बाद में थर्ड में क्या था, चॉक पाउडर. ओके, वो लिया था. तो इन दोनों को कंप्रेस करना और वो जो खाली मतलब कि एयर वाली जो सिरिंज थी उसको कंप्रेस करना ईजी था. दैट मीन्स क्या था, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो फुल फॉर्म है वो IMP है. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG cylinder that we have in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in the cylinder is compressed gas. Compressed natural gas CNG is, ये भी फुल फॉर्म याद रखना है, CNG compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो ये जो कंप्रेस, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, इसीलिए लार्ज वॉल्यूम का जो गैस है उसको हम कंप्रेस करके एक छोटे से स्मॉल सिलेंडर में हम उसको भर सकते हैं और इसीलिए उसका ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. We come to know that of what is being cooked in the kitchen without even entering here. तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल डिफ्यूजन जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था. By the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of aroma of food mix with the particles of air spread in the kitchen reach us, and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particle and large space between them, gases show the properties of diffusing very fast into other gases. तो ये जो गैसेस है वो दूसरे गैसेस में जल्दी से मिक्स हो जाता है. तो ये जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो गैसेस में ज़्यादा है. ओके, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं.
In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. तो यहाँ पे आपको ये जो फिगर है फिगर 1.5 में, तो यहाँ पे सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है वो गिवन है. देखिए फर्स्ट जो फिगर ए है 1.5 का जो ए है उसमें सॉलिड की अरेंजमेंट कैसी है. देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स जो है उसके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ही कम है. ओके, देन उसके बाद में लिक्विड में देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा है कंपेयर टू सॉलिड. एंड देन गैसेस में देखिए, गैसेस में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना ज़्यादा है ना, पार्टिकल्स एकदम दूर दूर है एक दूसरे से. देन अभी यहाँ पे ये देखिए, ये तो हो गया इंटरमोलिकुलर स्पेस का. अभी देखिए ये जो सॉलिड है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं. ओके, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम होता है एंड देन गैसेस में तो उससे भी कम होता है. ओके, देन अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. तो क्या मैटर जो है अपना स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है. ओके, मैटर के 3 स्टेट हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट 1.4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. We all know from our observation that water can exist in 3 different states of matter. 3 different states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as vapor, water vapor. तो जो मैटर जो वाटर जो है जिसको हम केमिकल फॉर्मूला क्या है H2O, तो वो जो है वो ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. What happened inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does the change of state take place? We need to answer this question, isn't it? तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक्टिविटी 1.12 गिवन है. 1.4.1 में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. Activity 1.12, take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6. तो यहाँ पे फिगर 1.6 में आपको गिवन है कि यहाँ पे देखिए बर्नर दिया है स्टैंड एंड देन उसके ऊपर बीकर में हमने आइस रखा है, देन यहाँ पे थर्मोमीटर है एंड देन उसके अंदर आइस हमने रखा है. ओके, देन अभी यहाँ पे ये देखिए आइस में से वो वाटर में कन्वर्ट, फिगर 2 में आपको गिवन है आइस में से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी ओके स्टार्ट. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या किया है वो है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. तो बीकर को हीट करना स्टार्ट करो लो फ्लेम पे. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. तो अभी आइस जब मेल्ट हो रहा है तब उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए बोला है. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को भी नोट करने के लिए बोला है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन of solid to liquid state. And then now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water starts boiling. अभी जब वाटर है वो स्टार्ट बॉइलिंग करना स्टार्ट कर रहा है तब का भी टेम्परेचर आपको मेज़र करने के लिए बोला है. कीप द केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग till most the water has vaporized. Record your observation for the conversion of water in liquid state to the gaseous state. तो अभी लिक्विड स्टेट में से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तब का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको रिकॉर्ड करने के लिए बोला है. ओके, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब कि क्या है कि मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का वो भी क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है. ओके, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पार्टिकल्स जो है. ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड. तो अभी जो इंक्रीज़ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी तो उसका जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है ग्रेटर स्पीड से. द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स लीव द फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्री.
अभी पार्टिकल्स जो है अपना फिक्स पोजीशन छोड़ के फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अ स्टेज इज रिच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और उसके बाद ये ऐसा स्टेज आता है जब सॉलिड कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इट एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है तो उसको हम उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच का स्ट्रेन दिखा रहा है। ओके, जैसे कि वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर उसकी जगह पे कोई और हम चीज़ ले लें, कोई और सॉलिड ले लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे ज़्यादा ही होगा। ओके, जैसे कि अगर हमने एल्यूमिनियम ले लिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है। मतलब कि क्या है, वाटर के पार्टिकल्स और जो एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स है उन दोनों में सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स में होगा। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into the liquid state, is also known as fusion। इसको अंडरलाइन कर देना, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ओके स्टेट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन बोल रहे हैं। और ये डेफिनेशन जो है मेल्टिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फियरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसको भी आप अंडरलाइन कर देना। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। So where does the heat energy go? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing state by overcoming the force of attraction between the particles. As the heat energy is absorbed by ice without showing any raise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat. तो जब हम बीकर को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो जो थर्मोमीटर है उसमें अचानक से चेंज नहीं आ जाता, मतलब कि उसमें चेंज आना स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, जब तक जो लिक्विड जो हमने सॉलिड लिया है वो कम्प्लीटली लिक्विड में जब तक जो सॉलिड है वो कम्प्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाता तब तक जो थर्मोमीटर है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो तब तक ये जो हीट है वो कहाँ पे जाती है, तो ये जो हीट है वो कहाँ पे यूज़ करती है, जो आइस है उसके पार्टिकल्स उसकी जो हीट है वो यूज़ करते हैं। ओके, देन अभी तो ये जो हीट है वो लेटेंट का मीनिंग है हिडन, तो ये जो हीट एनर्जी है उसको हम लेटेंट हीट एनर्जी भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका भी आपको द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमोस्फियरिक प्रेशर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as its latent heat of fusion. तो ये आपको अंडरलाइन करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. When we supply the heat energy to the water, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम ये जो हीट एनर्जी है अभी वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड में बोला था ना, अभी वाटर से जो लिक्विड स्टेट है उसमें से हम गैसियस स्टेट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर उसको दे रहे हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction to each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. ये भी important definition है, underline कर देना। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles of bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state.
ओके। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का क्या है 373 केल्विन, दैट मीन्स क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है 100। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट किया, 273 प्लस 100 ओके इक्वल्स टू 373 केल्विन। तो आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस में आपको गिवन हो, उसको बोला है कि केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप उसको केल्विन में, जस्ट उसमें 273 आपको ऐड करना है। जैसे कि आपको बोला जाए कि अगर आपको बोला जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 25 प्लस 273 कर देना, ओके 298 केल्विन। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, केल्विन में कोई भी टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने डिफाइन किया था, ओके उसमें क्या था, the heat energy, the amount of heat energy required to change 1 kg solid into liquid। अभी यहाँ पे क्या आएगा, the amount of heat energy to convert 1 kg liquid into gas, okay उसको हम latent heat of vaporization करेंगे। Do it in the same way as we have defined in the latent heat of fusion। Particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड को हमने हीट किया तो क्या बना लिक्विड, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसियस, देन गैसियस स्टेट को जब हम कूल डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट को हम कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट को हम कूल डाउन करेंगे तो वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस स्टेट चेंज फ्रॉम solid to liquid and from the liquid to gas on application of heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सब्सटेंसेस है जो फर्स्ट सॉलिड से लिक्विड में जाता है देन लिक्विड से गैसियस, ओके जैसे जैसे हम हीट देते हैं सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, और कूल डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा गैस लिक्विड में एंड देन लिक्विड सॉलिड में, ऐसे करके मेटल का स्टेट चेंज होता है। पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होते रहते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड में नहीं आते हैं। जैसे कि घर में ओडोनिल होगा तो ओडोनिल जो है वो क्या करता है, क्या आपने उसको लिक्विड स्टेट में देखा है, देन जो कैम्फर आता है वो भी तो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है ना, वो क्या करता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है अचानक से गैसियस फॉर्म में ही चला जाता है ना, गायब हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.13 टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इनटू अ चाइना डिश। तो ये चाइना डिश में आपको क्या लिया है उन लोगों ने, कैम्फर या फिर एमोनियम क्लोराइड दिया है, ओके। सो पुट एन इन्वर्टेड फनल लिया है और उसके ऊपर ओवर द चाइना डिश, तो चाइना डिश के ऊपर फनल डाल दिया है एंड देन पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। तो यहाँ पे कॉटन प्लग डाल दिया है जो स्टेम है उसके ऊपर, ओके फनल के, एंड देन नीचे से हमने क्या किया है स्टैंड पे उसको रख के नीचे से बर्नर से हम उसको हीट कर रहे हैं। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अभी हीट करके उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबाव एक्टिविटी, इससे आप क्या इन्फर करते हो। तो यहाँ पे जो एमोनियम क्लोराइड लिया है या फिर कैम्फर लिया है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे देखिए जो वेपर है ना एमोनियम क्लोराइड की वेपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ओके यहाँ पे फिगर में आपको दिया है एमोनियम क्लोराइड वेपर, तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर, मतलब कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना विदाउट लिक्विड स्टेट में आए बगैर ही वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ओके। देन 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अभी
प्रेशर कैसे उस पर काम, उस प्रेशर में चेंज हो तो कैसे मैटर का स्टेट चेंज होता है, वो अभी हमें जानना है. So we have already learned that difference in the various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. What will happen if we start putting pressure on and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? तो यहाँ पे कोई सिलेंडर है, उसमें गैस ले लिया है, अभी उसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे बोला है क्या जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या क्लोजर आ जाता है. डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. तो क्या हम जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करें तो क्या उसका जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है. यहाँ पे देखिए फिगर 1.8 में जो फर्स्ट वाला जो है एक सिलेंडर है, तो वहाँ पे गैस लेके हम उसको प्रेस कर रहे हैं, ओके, कंप्रेस कर रहे हैं पिस्टन की हेल्प से. सेकंड जो फिगर है उसमें देखिए पार्टिकल्स जो फर्स्ट फिगर में कितने दूर दूर थे, जो सेकंड फिगर जो है सिलेंडर उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं. देन जो थर्ड फिगर है उसमें देखिए पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के करीब आ गए हैं, ठीक है. मतलब कि देखिए अभी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब कि उनका स्टेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना. ये देखिए फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में. सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एंड टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो गैसेस लिक्विफाई हो रहे हैं, ओके. लिक्विड्स में गैस लिक्विड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस था तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करके गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम जो गैस है उसको हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके. सो हैव यू हर्ड ऑफ सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into the liquid state. तो ये जो सॉलिड CO2, ओके, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आए बगैर. दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस. तो इसी रीज़न की वजह से हम इसको ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को. दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये हो तो भी मतलब कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर जो है उसमें चेंज लाने से हम जो मैटर है उसका स्टेट भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए सॉलिड में से लिक्विड में चेंज होने के लिए फिगर 1.9 में क्या उसको क्या बोला है, फ्यूजन बोला है, ओके. सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं. देन लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं. देन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. अभी देखिए गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन. एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ओके. सो यहाँ पे आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल. तो यहाँ पे देखिए केल्विन में आपको टेम्परेचर गिवन है एंड आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बोला था. जैसे कि मैंने बोला था कि सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 273 उसमें ऐड कर देना है जो भी टेम्परेचर हो. पर अभी जबकि आपको बोला है कि केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, अभी उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, माइनस कर देना है, ओके. टेम्परेचर जैसे कि 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 27. सो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका आंसर आएगा. सेम में आप बी में भी कर सकते हैं. देन व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. अभी ये दोनों सेल्सियस मतलब कि ये दोनों में वाटर का स्टेट क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस में, ये आपको दिखना है, ओके. तो यहाँ पे हमने देखा था जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है 100 डिग्री सेल्सियस में. दैट मीन्स वो किस फॉर्म में आ जाता है, वेपर के फॉर्म में आ जाता है, ओके, गैसियस फॉर्म में है. और अभी 250 डिग्री सेल्सियस पे भी वो किस में आ जाएगा, वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, ओके. तो ये जो 2 क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं होमवर्क में, ओके. अभी इवेपोरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे.